हाय जय हिंद। स्पीड रेलवे सामान्य विज्ञान सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम मॉडल सेट का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। इसमें डेली टोटल 6 मॉडल सेट का एनालिसिस किया जाएगा, यानी 6 मॉडल सेट का एनालिसिस किया जाएगा, जो सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगा। ये रेलवे सामान्य विज्ञान है, लेकिन ये जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे स्टेट पीसीएस हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो, अदर एसएससी एग्ज़ाम हो, जहाँ जहाँ ये सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा वहाँ वहाँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको अंत तक देखना ना भूलिएगा। ये सीरीज़ डेली रात 8 बजे आप तक पहुँच जाएगी। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो एनालिसिस के साथ। चलिए, इसके पहले 7 to 12 मॉडल सेट हो गया था, आज मॉडल सेट 13 से देखते हैं। देखिए 13 में पहला है ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ये इम्पोर्टेंट है। एस चंद्रशेखरन ने ब्लैक होल का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जो ब्लैक होल है उसका सिद्धांत जो भी है वो एस चंद्रशेखर ने दिया था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। आगे है बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है, तो ये कोक। बोतल का जो कॉर्क है वो किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है, तो ये कोक वृक्ष की छाल से बनाया जाता है। आगे है दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। यानी दूध से जब क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो घनत्व बढ़ता है, यानी डेंसिटी क्या होता है, बढ़ता है। जब दूध से हम क्रीम अलग कर देते हैं तो दूध का घनत्व बढ़ता है। आगे है जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन। जाहिर सी बात है, जब जंग लगेगा तो उसमें पानी की मात्रा भर जाएगा, जिससे क्या होगा, भार बढ़ जाता है। आगे चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस। यानी डॉक्टर से रिलेटेड है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, इनसे नहीं, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को। किसको, हिप्पोक्रेटस को। आगे है मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है, ये 65 से 80% तक जल होता है। मनुष्य के शरीर में कितना, 65 से 80% तक जल होता है। 65 से 80% तक मनुष्य के शरीर में जल होता है। आगे है किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें रक्त है वो थक्का नहीं बनता है। आगे है कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है, प्रोटीन की। प्रोटीन की कमी जब होगी तो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। जब प्रोटीन ही नहीं मिलेगा तो शरीर को पूरा पोषण प्राप्त नहीं हो पाएगा, जिसके कारण कुपोषण का शिकार हो जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा कुपोषण में सबसे अधिक मात्रा में कमी आती है तो प्रोटीन की मात्रा में कमी आती है, क्योंकि प्रोटीन ही पूरे शरीर का निर्माण करता है। आगे शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है, तो यकृत में। यूरिया जो बनता है यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं, इंग्लिश में कहेंगे लीवर, हिंदी में यकृत, ठीक है। तो ये शरीर में जो यूरिया का मात्रा है वो किस अंग में बनता है, तो यकृत में बनता है। आगे मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है, एक थाइमस ग्रंथि है जिसके लुप्त होने के कारण बुढ़ापा का कारण होता है। आगे रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, एड्रीनल ग्रंथि द्वारा। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर किससे नियंत्रित किया जाता है, एड्रीनल ग्रंथि से। आगे है दूध को किस ताप पर पाश्चुरित किया जाता है, 62 डिग्री सेल्सियस पे। 62 डिग्री सेल्सियस पे दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है। आगे है BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है, गैमेक्सिन। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है, गैमेक्सिन। यानी BHC 10% यानी 10% का व्यापारिक नाम है गैमेक्सिन। क्या है, गैमेक्सिन। आगे देख लेते हैं दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है, तो जीवाणु के कारण होता है। दूध का खट्टा होना, जब दूध खट्टा हो जाता है तो किसके द्वारा होता है, जीवाणु के कारण दूध खट्टा हो जाता है। आगे कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी, जिसको रेगुर मिट्टी बोलते हैं, काली मिट्टी। ये कपास की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी मानी जाती है, काली या रेगुर मिट्टी। आगे है बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है, पिता के गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है।
पिछले सेट में हम बता दिए थे। देखिए कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी क्यों मानी जाती है? क्योंकि काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी ये पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा सोखती है, इसी कारण यहाँ पे कपास की खेती सबसे अच्छे तरीके से होती है। आगे जीवन का रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ये एड्रीनल से होता है। देखिए ऊपर यहाँ पे रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा होता है। और जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित से होता है? तो एड्रीनल से स्रावित होता है, जिसको जीवन रक्षक हार्मोन्स कहते हैं, एड्रीनल ग्रंथि। आगे है बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? जो बैरोमीटर है ये जब एकाएक गिरता है तो उससे आंधी या तूफान की मात्रा का पता चलता है। यानी बैरोमीटर में जब पारे का तल एकाएक गिरेगा तो आंधी और तूफान की प्रदर्शित करता है। चलिए मॉडल सेट 14 देख लेते हैं, यानी 14। RH फैक्टर का संबंध किससे है? तो रक्त से है। RH फैक्टर, ठीक है, RH फैक्टर का संबंध किससे है? ये रक्त से है। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ यानी चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। अंडा में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता है? तो अंडा में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। कौन सी? अंडा में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। किसमें? अंडा में। आगे है प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो ये पेप्सिन द्वारा होता है। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन द्वारा होता है। देखिए प से प्रोटीन, प से पेप्सिन याद रखेंगे। आगे है ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये ब्रिक यानी किडनी को प्रभावित करता है। ब्रिक किडनी इंग्लिश में हो गया, ब्राइट्स रोग ये किडनी को प्रभावित करता है, यानी ब्रिक को प्रभावित करता है। आगे अंडा के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? तो उजले भाग में। जो उजला भाग होता है अंडा का उसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और नीचे पीले भाग में फैट ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। आगे है लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पीटवा लोहा। पीटवा लोहा शुद्ध लोहा माना जाता है, इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। आगे है जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी बॉटनी अरस्तु को, फादर ऑफ बॉटनी अरस्तु को कहते हैं। आगे रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? ये सोडियम सिलिकेट है। देखिए यहाँ पे रासायनिक दृष्टि से हम देखते हैं तो वाटर ग्लास क्या है? तो ये सोडियम सिलिकेट है। सोडियम सिलिकेट को रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास कहते हैं। सोडियम सिलिकेट को रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास कहते हैं। आगे दर्द दूर करने वाली दवाई क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक। दर्द निवारक दवाई को एनाल्जेसिक कहते हैं। दर्द दूर करने वाली दवाई को एनाल्जेसिक कहते हैं। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन पिछले सेट में पढ़े थे, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का काम करता है। यहाँ पे दर्द दूर करने वाली दवा है एनाल्जेसिक। प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो एमिनो अम्ल से बने होते हैं। एमिनो अम्ल से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। आगे दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज। लैक्टोज शर्करा दूध में पाई जाती है। दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। आगे एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक क्या करता है? बैक्टीरिया को नष्ट करता है, यानी जो भी हमारे शरीर में बैक्टीरिया होता है जब हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है एंटीबायोटिक में, जैसे पेनिसिलिन हो गया। आगे है लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जी में, यानी आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? हरी सब्जी। हरी सब्जी में भी पालक के साग में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। आगे रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों में। देखिए रानीखेत बीमारी जो है ये मुर्गियों से रिलेटेड है, तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा तो कि रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? तो मुर्गियों से संबंधित है। आगे है अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर में मानव शरीर का ये जो मस्तिष्क है वो प्रभावित होता है। अल्जाइमर में मुख्य रूप से मस्तिष्क प्रभावित होता है। चलिए आगे देखते हैं अंडाणु का निषेचन प्रायः किस में होता है? तो ये फॉलोपियन ट्यूब में होता है। ये तो ईजी है, अंडाणु का निषेचन प्रायः कहाँ होता है? तो फॉलोपियन ट्यूब में होता है। आगे है पौधों में जैव पदार्थों का वहन किसके माध्यम से होता है? तो फ्लोएम के माध्यम से होता है। एक होता है जाइलम, फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम से जल द्वारा, और पौधों में जैव पदार्थों का जो होता है फ्लोएम द्वारा होता है। आगे है इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? ये सेरेब्रम द्वारा होता है। मस्तिष्क का जो सेरेब्रम भाग है ये तीखी गंध या सुगंध का प्रतिपादन करता है, यानी इत्र की जो भी तीखी गंध या सुगंध है उसको मस्तिष्क का सेरेब्रम पार्ट
पता करता है। आगे है एंटीबायोटिक एम्पलीसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। ये एंटीबायोटिक है एम्पलीसिलिन, एम्पीसिलिन, ये किससे प्राप्त होता है? बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। चलिए मॉडल नंबर 15 देख लेते हैं। मॉडल नंबर 15 यानी 15 में पहला है कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्र बनाता है? तो कार्बन। हाइड्रोजन किसके साथ सबसे ज़्यादा सम्मिश्र बनाता है? तो कार्बन के साथ। आगे है कागज़ पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट घोल से। ये जो कागज़ पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कागज़ के पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। आगे डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की। जब डिहाइड्रेशन होता है हमारे शरीर में तो सोडियम क्लोराइड की मात्रा घट जाती है। इसके पिछले सेट में बता दिया गया, मॉडल सेट में बता दिया गया है, पिछले मॉडल सेट में ये सोडियम क्लोराइड के कारण डिहाइड्रेशन होता है। या जब डिहाइड्रेशन होता है तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। आगे है पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है? तो ग्लूकोज एसीटेट से बना होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है? तो ये ग्लूकोज एसीटेट से बनी होती है। कौन? सेलोफोन। जिसको पैक करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है सेलोफोन को, जो ग्लूकोज एसीटेट से बना होता है। आगे है कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो यू वृक्ष है। ये इंपॉर्टेंट है, कैंसर से रिलेटेड है। कैंसर की जो प्रसिद्ध दवा है टैक्सोल, तो यहाँ से ये भी पूछ सकता है तो टैक्सोल ये किस रोग में प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के रोग में प्रयोग किया जाता है। और ये टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो यू वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। YEWU से प्राप्त किया जाता है टैक्सोल, जो कैंसर की प्रसिद्ध दवा है। आगे चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? तो बोन ब्लैक। ये चीनी की शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? तो बोन ब्लैक से चीनी के शोधन के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। देखिए यहाँ पर पिछले सेट में ही बताया गया था, कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन, जो प्रथम सेलुलोज से बना होता है कृत्रिम सिल्क, जिसको रेयॉन कहा जाता है। आगे है व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो उसमें भार अधिक होगा। आगे हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है 3। हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है उसकी संख्या कितनी है? 3। आगे है द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है पारा। जो द्रव में है उसमें ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है पारा। आगे तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या है? वातावरणीय अपवर्तन। जो तारे टिमटिमाते हैं उसका आंशिक कारण क्या है? वातावरण में जो अपवर्तन होता है उसके कारण ही ये क्या होता है? तारे टिमटिमाते हैं। यानी अपवर्तन रिफ्रैक्शन के कारण तारे का टिमटिमाने का आंशिक कारण है। आगे है किसके साथ कास्टिक सोडा का उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वासा। ये वासा यानी फैट के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। कास्टिक सोडा को किसके साथ? फैट के साथ उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है? साबुन तैयार किया जाता है। ठीक है। मानव में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी है? 33। कशेरुकों की कुल संख्या कितनी है? 33। मानव में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी है? 33। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व का प्रतिशत लगभग कितनी होती है? 65%। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की कितनी प्रतिशत होती है? 65%। मानव शरीर में ऑक्सीजन तत्व की कितनी प्रतिशत लगभग होती है? 65%। आगे है ग्लूकोमा किसका रोग है? नेत्र का। ग्लूकोमा ट्रैकोमा ये किसका रोग है? नेत्र का। आगे सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। जितने भी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है वो कार्बन ही है। आगे फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ये ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसमें? फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आगे है डायनासोर थे, ये मेसोजोइक सरीसृप थे। डायनासोर क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप थे। चलिए मॉडल नंबर 16 देख लेते हैं। पहला है डायनामाइट का प्रमुख अवयव है, तो ये नाइट्रोग्लिसरीन, यानी नाइट्रोग्लिसरीन मिला के डायनामाइट तैयार किया जाता है।
तो इसमें सबसे प्रमुख अपव्यय यानी अपव्यय है नाइट्रोग्लिसरीन, यानी डायनामाइट बनाने में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। आगे पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम है। देखिए पर्णहरित जो भी है उसमें, जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, उसमें उपस्थित मुख्य धातु जो है ये मैग्नीशियम ही है। आगे कोबाल्ट 16 का उत्सर्जित करता है गामा किरणें। कोबाल्ट जो 16 है ये उत्सर्जित करता है किसको? गामा किरण को उत्सर्जित करता है। कौन? कोबाल्ट 60 ये गामा किरण को उत्सर्जित करता है, जिससे कैंसर के इलाज में सहायता मिलता है। कैंसर के इलाज में, नहीं कैंसर जिसको होता है उसको सेकाई करने में, यानी कैंसर के इलाज में इसकी सहायता मिलता है कोबाल्ट 16 जो गामा किरण को उत्सर्जित करता है। आगे पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी पृथ्वी का जो पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर पलायन वेग है किसका? पृथ्वी का। आगे है अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? देखिए अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ताप मापने वाले में किया जाता है। अल्कोहल का जो भी प्रयोग है किस तापमापी में किया जाता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप मापने वाले में किया जाता है। आगे किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर किसी पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयतन बढ़ता है, द्रव्यमान नियत रहता है। आयतन यानी वॉल्यूम, यानी जो भी क्षेत्र है बढ़ेगा और इसका जो द्रव्यमान है सेम रहेगा। जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो ये फैलता है, यानी वॉल्यूम यानी आयतन बढ़ेगा, ठीक है, और द्रव्यमान जो रहेगा उसका सेम ही रहेगा। यानी मान लीजिए कोई पदार्थ है ये, ठीक है, ये मोटा पदार्थ है, लेकिन ये जब गर्म करेंगे तो ये फैलेगा, इसका यानी क्षेत्र, ये इसका जो वॉल्यूम है ये बढ़ेगा और ये पतला हो जाएगा। ये बहुत मोटा है लेकिन ये पतला हो जाएगा, इसका द्रव्यमान सेम रहेगा लेकिन इसका जो आयतन है वो बढ़ जाएगा। आगे है ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। जो माध्यम की जो प्रत्यास्थता इलेक्ट्रिसिटी है उस पे और डेंसिटी पे निर्भर करता है। ठोस, देखिए ठोस का जो डेंसिटी है सबसे ज़्यादा होता है और इसी में ध्वनि की चाल सबसे तेज़ होती है। तो ये ध्वनि की चाल जो है यानी ठोस यानी घनत्व पर निर्भर करती है और इलास्टिसिटी यानी माध्यम की प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। आगे है सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है? तो यहाँ पे देखिए पहले ही बता दिए, ठोस अवस्था में, फिर द्रव्य में, फिर गैस में। पहले सबसे ज़्यादा ठोस में डेंसिटी इसकी सबसे ज़्यादा होती है और ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे ठोस का घनत्व यानी डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर द्रव्य में, फिर गैस में होता है। आगे सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। सामान्य जो आँख है उसके लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। परावर्तक मतलब रिफ्लेक्टर। तो प्रकाश का सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर है समतल दर्पण। नेक्स्ट है इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है, वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है किन किन क्रियाओं के कारण होता है? ये यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है यानी रिफ्रैक्शन के कारण होता है, और वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। जब रंग बिखेरता है उसको वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। इसी तीनों के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। आगे प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस पर निर्भर करता है? उसके तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस पे निर्भर करता है? उसके तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ पर निर्भर करता है। आगे सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? गामा किरण का होता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? गामा किरण का। आगे है निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा फोकस दूरी कम हो जाना, यानी नेत्र लेंस जो होता है, नेत्र में जो लेंस होता है वो मोटा हो जाता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है, निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है निकट की वस्तु
दिखाई देता है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। दूर दृष्टि दोष का मतलब होता है दूर की वस्तु दिखाई देता है, नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देता है। तो इसमें निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, फोकस दूरी का कम हो जाना। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नेत्र लेंस मोटा हो जाता है और फोकस दूरी जो होता है कम हो जाता है। फोकस दूरी कम हो जाता है और नेत्र लेंस मोटा हो जाता है। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में नीय अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके पहले हम एक ट्रिक बताए थे, नीय और दू ऊ, ठीक है। नीय यानी निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, दू ऊ यानी दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नेत्र लेंस का नेत्र का जो लेंस होता है मोटा हो जाता है और फोकस दूरी कम हो जाता है। आगे है अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी जो अर्धचालक है उस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है। जब ताप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी चालकता क्या होगी, बढ़ेगी, और घटने पर घटती है। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है और ताप घटाने पर उसकी चालकता घटती है। आगे हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। जो हीटर का तार होता है जिससे हम पानी गर्म करते हैं वो किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। आगे है प्रोटीन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है, 1836 गुना होता है। जो प्रोटॉन का भार होता है इलेक्ट्रॉन के भार का 1836 यानी 1836 गुना बड़ा होता है। 1836 गुना बड़ा होता है। तो अगर हम इसको कहेंगे तो 18 दूना 36, 18 दूना 36, ये 18 का पहाड़ा माता है, 18 दूना 36। इससे याद रखेंगे प्रोटीन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का 18 दूना 36 यानी 1836 गुना बड़ा होता है। आगे CO2 गैस का गुण क्या होता है, अम्लीय होता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो गैस है उसका गुण क्या होता है, ये इसका गुण पूछ रहा है, यानी CO2 गैस का गुण पूछ रहा है तो ये अम्लीय होता है। स्वाद में क्या होता है, अम्लीय होता है। चलिए मॉडल सेट 17 देख लेते हैं। CO गैस का गुण क्या होता है, ये उदासीन होता है। ये यहाँ पे CO2 का अम्लीय होता है, CO2 क्या होता है, अम्लीय होता है। CO2 का गुण अम्लीय होता है, लेकिन यहाँ पे CO है कार्बन मोनोऑक्साइड जो उदासीन होता है। सबसे खतरनाक यही होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी होती है, तो ये 8 होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम 8 होती है। आगे अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी नीला लिटमस पत्र पर लाल कर देता है। अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। एसिड जब हम किसी फेंकते हैं तो याद रखेंगे वो गुस्सा से लाल बबूला हो जाएगा। एसिड यानी अम्ल जब लिटमस पेपर पर डालेंगे तो नीला से लाल हो जाएगा, नीला से लाल हो जाएगा। दो ही कंडीशन होता है, लाल से नीला और नीला से लाल। तो जब हम किसी पे एसिड फेंकते हैं तो गुस्सा से क्या होता है, लाल हो जाता है। एक ट्रिक की तरह याद रखेंगे, जब हम किसी पर एसिड फेंकेंगे तो गुस्सा से लाल हो जाता है। इसका कहने का अर्थ है कि जब एसिड हम लिटमस पेपर पर डालेंगे तो नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप में रहते हैं, हाइड्रोजन। अम्ल में कौन से तत्व, देखिए यहाँ पे तत्व पूछ रहा है, अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं, तो हाइड्रोजन के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं। आगे भस्म यानी जिसको क्षार बोलते हैं, बेस का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी जस्ट उल्टा। एसिड जब किसी पे डालते हैं तो वो लाल होकर आग बबूला हो जाता है। तो एसिड यानी लिटमस पेपर को ब्लू से लाल कर देता है, नीला से लाल कर देता है। उसके जस्ट उल्टा यानी भस्मसार वेस्ट क्या करता है, बेस क्षार क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। ठीक है, लाल को नीला कर देता है, यानी एसिड का उल्टा। आगे दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, लाल फास्फोरस का। दिया सलाई जो हम बनाते हैं उसमें लाल फास्फोरस का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आगे कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। कीटाणुनाशक यानी कीटाणु को नाश करने में जिसका प्रयोग किया जाता है वो क्या है, विरंजक चूर्ण। आगे साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, साबुन बनाने की प्रक्रिया को सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन साबुन बनाने की प्रक्रिया को सैपोनिफिकेशन कहते हैं। साबुन बनाने की प्रक्रिया को सैपोनिफिकेशन कहते हैं। आगे रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो 55%। 55% भाग रक्त का यानी ब्लड का 55% भाग क्या होता है, प्लाज्मा होता है।
आगे श्वसन क्रिया का फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। जब श्वसन क्रिया होता है तो उसके फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। आगे श्वसन में शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में शर्करा क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, जिसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। आगे है आमाशय भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से होता है। ये देखिए यहाँ पे आमाशय जो है, इसमें भोजन का जो पाचन है किस माध्यम से होता है? तो यहाँ पे अम्लीय माध्यम से होता है। यहाँ पे माध्यम पूछ रहा है तो ये अम्लीय माध्यम से होता है। आगे प्रत्येक ब्रिक यानी किडनी का भार कितना होता है? 150 ग्राम होता है। प्रत्येक किडनी का भार 150 ग्राम होता है। आगे 24 घंटे मनुष्य लगभग कितना मूत्र विसर्जन करता है? तो लगभग 1.5 लीटर, 1.5 लीटर 24 घंटे में एक स्वस्थ मनुष्य मूत्र का विसर्जन करता है, 1.5 लीटर। आगे हार्मोन का क्या कार्य है? हार्मोन जो है क्या कार्य है? हार्मोन का क्या कार्य है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जितने भी हमारे शरीर में रासायनिक क्रियाएं हैं उसको नियंत्रित कौन करता है? हार्मोन करता है। आगे है राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये राइबोसोम प्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है। आगे प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र मेरुदंड है। देखिए मेरुदंड, प्रतिवर्ती जितनी भी क्रिया है उसका संचालन केंद्र है मेरुदंड। आगे तंत्रिका तंत्र का रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन। जो भी हमारे तंत्रिका तंत्र है उसका रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन। चलिए आज का लास्ट मॉडल सेट यानी 18 देख लेते हैं। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका होती है? 31। मनुष्य मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। आगे भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? सी ब्रेन। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? सी ब्रेन। आगे सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स। सुहागा का रासायनिक नाम बोरेक्स है। आगे पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? कवक। कवक से ही पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है जो एंटीबायोटिक के काम में आता है। आगे कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? एरिथ्रोजाइलोन कोका। देखिए कोकीन का मुख्य स्रोत है एरिथ्रोजाइलोन कोका, जिसको अकवक भी कहते हैं। नहीं, कोकीन का मुख्य स्रोत है एरिथ्रोजाइलोन कोका। आगे पित्त रस को स्रावित करता है यकृत, लीवर से पित्त रस निकलता है। आगे फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम। आगे हम मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है उसको सेरेब्रम कहते हैं। आगे रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर। कितने इसमें? 1901 ईस्वी में। आगे पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, यहाँ पे पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। आगे लैक्रिमल ग्रंथि स्रावित होती है आंसू। लैक्राइमल ग्रंथियाँ स्रावित करती है आंसू को। आगे रबड़ है एक प्राकृतिक बहुलक। रबड़ क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है, नेचुरल पॉलीमर। आगे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा अगर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व है क्या है? तत्व हाइड्रोजन। तत्व उसे कहते हैं जो एकदम शुद्ध है, उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है, उसको तत्व बोलते हैं। तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। आगे सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक कौन है? हम्फ्री डेवी। देखिए सेफ्टी लैम्प है, इसके आविष्कारक है हम्फ्री डेवी। आगे समुद्र की गहराई किस यंत्र से? फैथोमीटर से मापा जाता है। आगे प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन। देखिए ये प्रकाश के जो तरंग सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन साहब ने किया था। आगे देख लेते हैं 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल के। ये 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ठीक है, 1 किलोवाट 1 किलो वाट आवर किसके बराबर होता है? 3.6 × 10⁻⁻, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, 10⁻⁶ जूल। 3.6 × 10⁻⁻, सॉरी माइनस नहीं होगा, 3.6 × 10⁻⁶ जूल। आगे देखते हैं कितनी डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहते हैं?
-273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं, -273 डिग्री सेल्सियस को। आगे ध्वनिक तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या है, डेसिबल। जो ध्वनिक तीव्रता है इसका सेंटीग्राम यानी सीजीएस मात्रक क्या है, डेसिबल। आगे हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, स्टेथोस्कोप। जनरली डॉक्टर देखते हैं स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं किसके लिए, हृदय एवं फेफड़े की आवाज़ सुनने के लिए। आगे थर्मामीटर का आविष्कारक किसे का माना जाता है, फ़ारेनहाइट। देखिए यहाँ पे फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस, तो थर्मामीटर में फ़ारेनहाइट का महत्व ज़्यादा है, डिग्री सेल्सियस के महत्व ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे थर्मामीटर का आविष्कारक पूछेगा फ़ारेनहाइट। थर्मामीटर का आविष्कारक कौन है, फ़ारेनहाइट। चलिए आज की वीडियो में इतना इंटरटेन देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।